नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 की पंचायत में। देश बदल रहा है। बदलाव हालांकि प्रकृति का नियम है, हर कुछ बदलता है, लेकिन इस वक्त जिस बदलाव की मैं बात कर रहा हूं वो ऐतिहासिक है। ये बदलाव राजनीतिक तौर पर भी है, ये बदलाव सामाजिक तौर पर भी है, ये बदलाव धार्मिक तौर पर भी है और ऐतिहासिक तौर पर भी है। जी, मैं बात कर रहा हूं इस देश में, ये देश जो जातियों में बटा रहा है, हिंदू और मुसलमान में बटा रहा है, धर्मों में बटा रहा है, वो एकजुट होता नजर आ रहा है। पिछले कई चुनावों से यह संकेत मिल रहे थे, लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग का पैटर्न है वो साफ तौर पे बता रहा है कि अब देश एकजुट होने को तैयार है। चाहे वो अलग अलग जातियां हों या फिर हिंदू और मुसलमान हों, सभी एक साथ आ रहे हैं और ये वोटिंग पैटर्न बता रहा है। देश में 79 ऐसे सीटें थी जिस पर जो मुस्लिम बहुल थे, उनमें से 41 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। जहां जितनी ज्यादा आबादी मुस्लिमों की थी, 20 से 40% तक जहां पर मुसलमान हैं, वहां पर बीजेपी के वोट में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है मुसलमानों के वोट में। 8%, 10% तक इजाफा हुआ है ऐसी सीटों पर। जो आंकड़े हैं आपके टीवी स्क्रीन पर भी लगातार चलते रहेंगे, प्रोग्राम के दौरान आप उसको देखेंगे। ये क्या बता रहा है? यही हाल दलित तबकों का है, यही हाल ओबीसी तबकों का भी है। सभी तबकों से सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिला है तो वो बीजेपी को मिला है, जबकि सभी तबकों के लिए अलग अलग वोट बैंक के तौर पर नेता थे, पार्टियां थी और राजनीति होती रही थी, लेकिन सब खत्म हो गए। तो ये क्या बता रहा है कि वो वक्त आ गया है कि ऐतिहासिक तौर पर देश बदल रहा है। अब वोट बैंक के तौर पर कोई वोट नहीं डालना चाहता, एकजुट होकर सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। जो जिसके फायदे में है वो उस हिसाब से वोट करता है। आज यही मैं सवाल करूंगा, तो क्या वो दूरियां खत्म हो जाएंगी? अब वो खाई पट जाएगी अब जो अब तक राजनीति ने पैदा करके रखी थी? मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, उनसे मैं पूछूंगा। सबसे पहले मैं आइए मिलवाऊं अपने मेहमानों से। मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार इन विषयों पर बोल रहे हैं और बड़े करीब से देखते हैं, लिखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी का, आइए स्वागत करें हम। मेरे साथ डॉक्टर वसीम अहमद गाजी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, नेता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गाजी साहब आपका भी। क्या आप मानते हैं कि वाकई देश बदल रहा है और हिंदू मुस्लिम एक साथ आ रहे हैं? मेरे साथ संजीव तिवारी जी हैं, आरएसएस विचारक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या समाज एकजुट हो रहा है और उसमें हिंदू और मुसलमान भी एक साथ आ रहे हैं? मेरे साथ मुफ्ती शमूम काजमी साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जो है अन्ना गुट के जो आंदोलन रहा है उसमें शुरुआत से साथ रहे हैं, फाउंडर रहे हैं आप जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ प्रोफेसर अभय प्रसाद सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई संस्थाओं ने ये आंकड़ों के जरिए समझाया है इस वोटिंग पैटर्न को एनालाइज करके, जो कि कैसे ये वोटिंग पैटर्न नया उभर के आ रहा है, ये मैं आपसे समझूंगा। और हमारे साथ युवा यहां पर हैं, वो क्या इस देश को देख रहे हैं और क्या यही युवा है वो दरअसल जो देश को बदल रहा है? उसको नहीं मतलब कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कि कौन सी पार्टी का क्या कहना है। उसको दिखता है कि जो व्यक्ति अच्छा करने वाला है, जो पार्टी उनके लिए बेहतर करने वाली है, वो उसको चुनती है। और इसी युवा ने इस पूरे राजनीति के व्याकरण को बदल कर रख दिया है। तो क्या देश भी इससे बदल जाएगा? आइए शुरू करता हूं मैं सबसे पहले गाजी साहब से। क्यों बधाई हो, हिंदू मुसलमान एकजुट हो रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त जो आपसे बात करना चाहता हूं वो एक एज ए मुस्लिम या इस्लामिक स्कॉलर नहीं, बल्कि एक देश के नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि देश बिल्कुल नहीं बदल रहा है और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं मिला है, खाता भी नहीं खुला है। तमिलनाडु चले जाइए, आंध्रा चले जाइए, तेलंगाना में ना के बराबर है, बंगाल में ज़रूर जो है वो बीजेपी को वोट मिला है। और दूसरी बात यह है कि बंगाल की कई ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल हैं और वहां बीजेपी के सांसद जीते हैं। देखिए, ऐसा था। पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्शन हुआ है, ये मान के चलिए कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जीते, जबकि हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिला था। अच्छा। लेकिन अमेरिका का सिस्टम ये है कि एक तो वहां पर हर एरिया से, हर स्टेट से वोट मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो है इतना मिनिमम वोट मिलना चाहिए तो ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है। जबकि मोदी जी को, या मोदी जी कहूंगा मैं, बीजेपी की गवर्नमेंट में इसको पर्सनली नहीं मानता हूं। ये नरेंद्र मोदी साहब की जीत है और मैं ये एक अच्छी बात है कि 303 सीटें मिली।
एक स्टेब्लिश गवर्नमेंट आई है और उनको काम करने का बिल्कुल मौका मिलेगा। जहां तक मैं एज ए मुस्लिम बात करना चाहता हूं, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि हिंदू मुसलमान एक लगता है? आप साबित नहीं करने पर तुले हैं। ऐसा है, हम जबकि मैंने आपको बता दिया कि 79 में से 41 मुस्लिम बहुत सीटें बीजेपी ने जीती वो है। इसकी वजह ये थी कि मुस्लिम का जो वोट परसेंटेज था, वोटिंग उन्होंने कम की है, और जो अंधभक्त थे उन्होंने दाब के वोटिंग की है। और दूसरी बात, गुजरात की जब तक नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों से माफी नहीं मांगेंगे, ना हम उन्हें माफ करेंगे, ना हमें बीजेपी से कोई नफरत नहीं है। हमें नरेंद्र मोदी जी का ना साथ है ना रहेगा। और जिस तरीके से गुजरात में उन्होंने माफी नहीं मांगी, दूसरी बात जब उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया, बस खत्म कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि अगर एक कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा भी नीचे आए तो तकलीफ होती है। हम बिल्कुल मोदी जी के साथ नहीं है, लेकिन हम भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं। हम उनके साथ पूरा ताउन करेंगे, उनके साथ रहेंगे देश के लिए। और 303 सीट की जो सरकार है, हमें उम्मीद है कि अब देश का एक अच्छा एजेंडा सेट हो जाएगा। हम उनको सपोर्ट करें, नहीं करें, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर। मुसलमानों के पीएम है कि नहीं आप? वो बिल्कुल देश के प्राइम मिनिस्टर। तो मुसलमानों ने नहीं बनाया क्या? देश के प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों ने वोट ना दिए ना देंगे। मुसलमान मानते हैं कि नहीं उनको पीएम आप? नहीं, वो तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, प्रेसिडेंट क्या करेंगे आप? वो तो संजीव कुमार जी बिल्कुल मानते हैं। संजीव तिवारी जी, ये क्या ये जो एकजुटता वाली बात है, क्या आपकी समझ में आ रही है? देश एकजुट हो रहेगा? देखिए, स्पष्ट रूप से यह जो चुनाव है अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव है, और यह एक मील का पत्थर है। मील का पत्थर इस तरह से है कि इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो पुरानी हमारी मांग थी, उसको भारत के वोटर ने, उनके न्यायपालिका में, वोटरों की न्यायपालिका में, जनता की अदालत ने उसको स्वीकृति प्रदान की है। और यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जीत है। और उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में न सिर्फ राष्ट्रवाद शामिल है, देशभक्ति शामिल है, परंतु वह तमाम मुद्दे शामिल हैं जो भारतीय संस्कृति को एकजुट करते हैं। भारत एक लंबे समय से, सदियों से एक देश रहा है, और यह देश होने का कारण है इसकी संस्कृति। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक प्रकार की संस्कृति रही है। और इसको बांटने का नहीं रहे ना, एक तो यहाँ पर एक कहां दोनों एक अलग अलग। देखिए, कहने को गंगा जमनी तहजीब हम कह लें, कुछ कह लें, लेकिन हकीकत ये रही है यहाँ पर देश का। आप अगर दोनों अलग अलग तमाम वोटों के आंकड़ों को देखेंगे और CSDA, DS और लोक नीति के सर्वे को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि उनके सर्वे में भी 8% तक ही मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को लगभग मिला है, 5 से 8% के बीच में। और वो भी वहां पे मिला है जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वह 10% से कम है। परंतु जहां 20% से ज्यादा है, जिन सीटों की आप व्याख्या कर रहे थे, ज्यादा वोट मिले हैं पिछली बार के मुकाबले। नहीं, वहां वोट किसका मिला? वहां वोट का कंसोलिडेशन हुआ है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये सर्वे की बात कर रहा हूं। ये मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास भी आंकड़े हैं और मेरे पास भी आंकड़े हैं। और कितनी सीटों पे भाजपा और उसके सहयोगी दल जीते हैं वो भी आंकड़े हैं। 15 सीटें ऐसी हैं जहां 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है, और उसमें से बहुत सीटों पर भाजपा नहीं जीत पाई है। यह अपने आप में द्योतक है कि ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए वोट दिया है। परंतु यह जरूर हुआ, लेकिन ट्रेंड में बदलाव है। परंतु यह जरूर हुआ है कि लगातार 70 सालों तक जिस मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस वोट की मंडी के रूप में ट्रीट करती आई है, वह मंडी समाप्त हो गई है। और यह अब सिद्ध हो गया है कि मुस्लिम वोट की कोई मंडी भारत में नहीं है। यह साबित हो गया है, यह साबित हो गया। और आप ये बताएंगे कि जो बात अभी जीत के ठीक बाद मोदी जी ने कही कि अल्पसंख्यकों के साथ छल हुआ है, उस छल को छेदना है, वो दरअसल वही वोट बैंक की राजनीति जो होती रही, उसी का इशारा था उनका। बिल्कुल, वो उनकी वो जनता ने इसको खारिज कर दिया है खुद। हाँ, वो वोट बैंक नहीं है आप किसी के। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही वो 101% सच है। और उन्होंने जो ये बात कही कि भाई नहीं मंजूर हो रही है, उनको लग रहा है कि वोट बैंक तो रहा नहीं। ऐसे इसमें जरा सा पहले अपनी बात करके, गाजी साहब का मत अलग है, उनका अलग है, मेरा अलग है जी। मैं ये मानता हूँ वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम वसुधैव एक परिवार है। हम निसंदेह जो बैठे हुए हैं यहाँ एक नरो नारी की संतान है, हमारे दो खून के रिश्ते हैं। गाजी साहब एक मिनट बीच में थोड़ा सा प्लीज, आपने अपनी बात कही, मैं ये चाहूंगा कि हम लोग एक दूसरे पे कमेंट्स ना करें, बल्कि सुन के बाद में करें। आप ठीक, आपको पूरा हक है। मैं ये कह रहा था कि निसंदेह हम हमारे दूध खून के रिश्ते हैं। और जो अभी आपने ये कहा कि पूरी दुनिया
कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक नई तरह की लड़ते भी तो रहे राजनीति हैं शुरू ना, हो रही खून के रिश्ते है। में। नहीं, देखिए, लड़ना तो हमारी इंसानी रिश्ता भी फितरत तो रहा है। इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है लड़ना। नहीं, देखिए, ये खून लड़ना का जो रिश्ता है, कब नहीं, खूनी रिश्ता में बदल जाता रहा है, वही ये तो आपसे देश गवाह है, इतिहास गवाह है हमारे। अभी मैं आपके बिल्कुल इतना बढ़िया जवाब मैं आपको देने वाला हूं और प्रैक्टिकली मिलने वाला है, जी। जो देश के लोगों ने दिया, जो युवाओं ने दिया। देखिए, अभी आप देखेंगे, 2 मिनट में देखिएगा सिर्फ, ये यहाँ सामने युवा बैठे हैं, इसमें हमारी बहनें भी हैं, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी बैठे हैं। निसंदेह हमारे दूधो खून के रिश्ते, हमारा डीएनए करा लीजिए, हम एक हैं। जब अभी किसी को कोई तकलीफ होती है, मैं अभी एक उसका उदाहरण दूंगा कि अभी एक बच्चे के बारे में मेरे बेटे ने कहा कि पापा, एक बच्चा बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में है और अलग अलग से अपीलें हो रही हैं, अलग अलग से अपीलें हो रही हैं। और यहाँ तो मैं उसे नहीं कहना चाहता, मैं तो वो बात जरा अपना मुद्दा पहले पूरा करूं जरा आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो अभी तिवारी जी ने बहुत अच्छा कहा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इस इलेक्शन के अंदर मुसलमानों को, अलग अलग तबकात के लोगों को, अलग अलग नेताओं ने खूब उकसाया। कुछ लोग ओबीसी के हमदर्द बन के आए, कुछ लोग एससी के हमदर्द बन करके आए, कुछ लोग मुस्लिम्स के हमदर्द बन के आए। उन सब ने उन्हें सबको नकारा और प्राइम मिनिस्टर ने, एज ए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने एक भी लूज बात नहीं कही। कहा 130 करोड़ की बात की और कहा सबका साथ सबका विकास। और जब जीत गए तो जीतने के बाद तो कोई दबाव ही नहीं था, वो तो मेजोरिटी के साथ जीत कर सही बात है। उन्होंने कहा कि सबका विकास, सबका विश्वास भी जीतेंगे। सब लोग सब कुछ और कह रहे थे, जो लेकिन वोट जनता बैंक, एक ही बात सुन रही थी। जो वोट बैंक की उन्होंने बात कही, मैं ये बात कहूंगा कि पिछले 70 सालों के अंदर मुसलमानों को भयभीत करके, डरा के, उन्हें वोट बैंक बनाया रखा कि अगर ये लोग आ गए तो मैं आज ये बात कहना चाहूंगा, मैं उस आंदोलन के फाउंडरों में से हूं, अन्ना आंदोलन के फाउंडरों में से हूं। मैंने उस वक्त भी एक बात ये कही थी कि हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है। करप्शन अगर मुसलमान को नुकसान करता है तो हिंदू को भी करता है। सारा देश सड़कों पर आकर खड़ा हो गया था बगैर किसी और विकास और तरक्की होती है और उस वक्त मैं आपको बताऊं, आज उस विकास को आप अपनी नजरों से देख सकते हैं। उस वक्त अगर वो सरकार उस वक्त की अगर रिपीट करती और नरेंद्र मोदी ने आकर के उस मोमेंट का जो काम था, जो उन्होंने लोगों में बेदारी पैदा की थी, उसे आकर के आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद देश तैयार था कि करप्शन के से लड़ेंगे और वो करप्शन नीचे आया है। मैं ये बात कह सकता हूं, वो करप्शन नीचे आया है और करप्शन नीचे आने का नतीजा ये है कि आज किसी भी, आप ये नहीं बता सकते कि किसी के ऊपर कोई आरोप ऐसा हो दोबारा से कि वो करप्शन का शिकार हो। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम पूरे हिंदुस्तान में एक हैं, हमारा समाज एक है, हमारे पार्टनर्स एक हैं, हम हिंदू सोसाइटी में ही उठते हैं। डिवीजन जो है हिंदू मुस्लिम में नहीं है, लेकिन सियासी तौर से बीजेपी और नॉन बीजेपी में डिवीजन है और रहेगा। और इसमें ये लोकतंत्र है, रहेगा इसमें। हम मोदी जी से इत्तेफाक सियासी तौर से नहीं करते। एक ही बात होती रही थी, हम जब से सुन रहे पिछले 3 दशक से कि सेक्युलर नॉन सेक्युलर पॉलिटिक्स। जनता ने कह दिया कि ऐसा हम नजरियाती तौर से, हम डिवीजन नजरियाती अवधेश जी, नहीं अवधेश जी, ये अच्छा पहले तो बुनियादी बात पे मैं लाता हूं। अवधेश जी, क्या ये इस बदलाव को आप मान रहे हैं कि एक ये बदलाव है या फिर ये सिर्फ दिख रहा है नहीं? देखिए, अब आपने तो बुलाया था कि इस बार हम जरा वोट के पैटर्न के एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई मुसलमानों की वोट की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्या वाकई मुसलमानों का वोट बीजेपी के पक्ष में गया है, उसकी सीट और वोट परसेंटेज बढ़ने का वही कारण है, या ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन यहां तो पूरा संपूर्ण हिंदू मुस्लिम समस्या, राष्ट्रवाद, संस्कृति, ये सब चीजें इसमें घुस गई है। उससे जो संदेश निकल रहा है, उससे कोई ऐसा है कि जब स्पेसिफिक बात करते हैं तो स्पेसिफिक पर आना चाहिए। मैं अपनी पहली बात करता हूं, इस बार के चुनाव में मैं लगातार ये बोलता था कि देखो, अब मैं 2014 के बाद से जो हम लोग ये गिनते हैं कि यहां इतना यादव, यहां इतना मुस्लिम, यहां, मैं इसके आधार पर मैंने विश्लेषण बंद कर दिया है। 2019 का चुनाव एक अलग पिच पर हो रहा है। बिल्कुल 2014 में इस देश की जनता ने जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार था, इसको ध्यान रखिएगा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार था वहां जातीय सीमाओं की परिधि से निकल करके नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया था। 2019 में यह नहीं हो सकता है कि जो जातीय सीमा की परिधि टूटी थी वो किसी 2-3 पार्टी के मिल जाने से कि हम ये जाति मिल जाएंगे तो इतना % वोट हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, उस परिधि में फिर से वापस आ जाएंगे। जब देश एक बार आगे बढ़ता है तो उसको लौटाने के लिए फिर पुरानी परंपरा पर जो तथाकथित सामाजिक न्याय का पाखंड हमारे देश में जो है 1988-89
से शुरू हुआ और जिसमें अस्थिर सरकारों का दौर चला और जो लोग जाति तोड़ने के नाम पर राजनीति में आए थे वो एक जातियों के नेता बन के रह गए, जो सांप्रदायिक विद्वेष खत्म करने के लिए आए थे वो संप्रदाय के नेता बन के रह गए, तो उसको लोगों ने तोड़ना शुरू किया था। 2019 का परिणाम यही होगा। तीसरे चरण के बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा कि अब चुनाव का परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है, पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कुछ अखबारों ने डर के नहीं छापना शुरू किया, कुछ ने छापा। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। देखिए 2014 के वोट पैटर्न में और 2019 के वोट पैटर्न में ज्यादा अंतर नहीं है। 2014 का जो वोट पैटर्न था वो 2019 में कंसोलिडेट हुआ है, उसको बोलते हैं सुदृढ़ीकरण हुआ है, उसी दिशा में आगे बढ़ के किया है जी। क्योंकि बहुत ज्यादा 283 सीट बीजेपी को मिली थी, 20 सीटें बढ़ी है। अगर आप कहते हैं कि मुसलमानों ने अगर वोट दे दिया, उस पर मैं बाद में आऊंगा, तो उत्तर प्रदेश में तो पिछली बार 73 सीटें थी। सीएसडीएस ने ये सीएसडीएस का आंकड़ा मेरे पास है, मेरी बात भी वहां हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर तो पिछली बार तो 73 सीटें थी, इस बार तो 64 आ गई है। बिहार में थोड़ा अंतर आया है। जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड मोटा मोटी पिछली बार का ही चुनाव परिणाम है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में बढ़े, अचानक बढ़ा। मैं 15 मान रहा था, बार बार कह रहा था बीजेपी 15 तक जाएगी, 18 तक गई है। कर्नाटक में पिछली बार 17 सीटें थी, इस बार 25 हुई है। तो हम अगर ये मान लेते हैं कि ये सीटें मुसलमानों के वोट से बढ़ी है, तब तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन आंकड़े उल्टे दिखा रहे हैं अगर गहराई से देखें। देखिए इतना ही हुआ है कि जो पार्टी अभी तक ये समझती थी कि मुसलमान हमारा वोट बैंक है, उसको 2014 में भी मुसलमानों ने लगभग ठुकराया और इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है, केरल को छोड़ करके, कि आपके पक्ष में देश का मुसलमान नहीं है। कांग्रेस के वोट तो घटे, ये केवल इतना हुआ है ये। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का 1998 से जो सीएसडी का शेयर है वो यही बता रहा है कि 7 से 8% मुसलमानों को वोट मिलता। मैं उस समय भी इसको नहीं स्वीकारता था। परसेंटेज 8 ही है पहले मैं लेकिन फर्क पड़ा है कि मैं मुसलमानों का जहां कंसोलिडेशन है, वही मैं कह रहा हूं, बढ़ गया है। थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक जो एक बना हुआ एक गलत धारणा थी, उस पर चोट अनटचेबिलिटी की। लेकिन इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि मुसलमानों के नाम पर जो डरा के रखते थे कि अगर मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा वो इस देश में शासन नहीं करेगा, वो 2014 और 2019 में टूटा है। और ये उन सारे नेताओं को जो दुकानदारी कर रहे थे मुसलमानों को, उनके लिए सोचने का अवसर है ये। इसका जवाब मुझे लगता है कि देंगे आप, लेकिन मेरे साथ दिनेश जी भी आ गए हैं और अभय जी को भी मैं जोड़ लेता हूं। अभय जी, आप बुनियादी तौर पर क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि मोदी भाईजान कहे जाने लगे हैं, उन्होंने ईद पर बहुत सारे तोहफे भी दिए हैं और आते ही चुनाव के बाद उन्होंने इशारा कर दिया कि अल्पसंख्यकों के लिए वो पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, काम करने वाले हैं, और आज भी बहुत बात उन्होंने कही है। क्या ये पैटर्न चेंज और उसका संदेश? हाँ, एक्चुअली इसे पर्सपेक्टिव में हमें देखना चाहिए कि 89 से 2013 तक क्या हो रहा था। उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहूंगा, उसके पीछे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो मैंडेट नहीं है इस पैनल डिस्कशन का। 89 से 2013 तक जिस तरह के पॉलिटिक्स को मेनस्ट्रीम कर दिया गया, मुख्यधारा राजनीतिक संस्कृति जिसको हम बोलेंगे, जहां पर जाति, धर्म, हित, भाषा, प्रजाति है ना, इसका एक बहुत अच्छा सा गठजोड़ था और उस पर मतलब वोट मांगा गया। वो मिला भी 2.5 दशक जो देश में चला लोकतंत्र, उस लोकतंत्र में उसका मुख्य जो आकर्षण था लोगों को गोलबंद करने का, उनके मतों को जीतने का, जाति और धार्मिक, जाति, धर्म, प्रजाति, भाषा, और उसमें लोग अपना मतदाता हित देख रहा था कि कहां हम सामंजस्य करें और हमारा हित का पूर्ति होने की संभावना है, वहां वो कर रहे थे। लेकिन उसमें हुआ क्या कि जो मैं कई जगह शोध पत्र में लिखा हूं कि कई सारा जो डोमिनेंट कास्ट था, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार का देख लें, है ना, डोमिनेंट कास्ट रूल करने लगा और बाकी जो और भी कास्ट से उनसे जुड़े हुए, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कास्ट आप बोलते हैं, संवैधानिक जो कैटेगरी है कास्ट का, जैसे ओबीसी बोलेंगे, संवैधानिक कैटेगरी है, कई सारे कास्ट हैं उसमें एक जाति के लीडर ने बाकी सारे जातियों को, सैकड़ों जातियों को सब्सिडियराइज कर दिया। मतलब वो उस पे शासन, जिन्होंने अब आकर के उसी को बीजेपी ने टारगेट किया बाद में। तो जो सब्सिडियराइज कास्ट था उत्तर प्रदेश, बिहार में, उसको बीजेपी ने टारगेट किया। और उसी कारण से आप देखते हैं कि राजस्थान में भी बीजेपी का शासन रहा पहले और मध्य प्रदेश में भी रहा। ठीक बात है। और दोनों जगह वो उच्च जाति के लीडर नहीं थे, दोनों जगह ओबीसी के लीडर थे, चीफ मिनिस्टर।
ठीक है ना। और इसका ही पैटर्न आप देखेंगे, एक चीज जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, इसको कह देना जरूरी है कि 1991 से जो विकास की नीति इस देश में चली है ना, तो विकास के नीति में एक इतना बहुत ज्यादा यूपीए 1-2 ने क्या किया कि नव उदारवादी जो नीतियां थी उसको काफी प्रमुखता दे दी, यूपीए 2 में खास करके। यूपीए 1 में एमजी नरेगा जैसा कुछ उन्होंने लाया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और कुछ वैसे सामाजिक नीतियां बनाई, लेकिन यूपीए 2 में करप्शन काफी, मार्केट को बिल्कुल फोरग्राउंड कर दिया, लोग अपने आप को बेबस लाचार महसूस करने लगे, है ना। तो उसमें जो नवीन मध्यम वर्ग जिसको मैं बोलता हूं, जो 1991 से अभी तक का मध्यम वर्ग, हमारी आपकी पीढ़ी जो है, वो ये महसूस करने लगे। दिनेश जी को जोड़ना होगा, मैं लौटता हूं आपके पास ये डिटेल में, लेकिन दिनेश जी आप भी मानते हैं क्या कि मोदी भाईजान हो गए हैं, अब उन्होंने सबको एकजुट कर दिया, ये दरअसल या सिर्फ आधार बदला है उन्होंने? नहीं, देखिए असल में क्या है अजय जी, इस देश की विडंबना क्या रही कि आजादी के बाद से अब तक समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर देखा गया है कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, और मैं बता रहा हूं, और बांटा और लोगों ने शासन किया, और उसी का परिणाम ये रहा। मैं बता रहा हूं भाजपा कैसे देख रही है, और उसी का परिणाम रहा कि गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। अगर आप 1951 में देखिए, जनप्रतिनिधि कानून बना था ना, उसमें तो कोई जाति धर्म और संप्रदाय, अभी लोग चर्चा करते हैं कि आपने इस संप्रदाय के कितने लोगों को टिकट दिया, वो जनप्रतिनिधि कानून में ही था, जनता का प्रतिनिधि, जन का प्रतिनिधि। और माननीय मोदी जी उसी मंत्र के अनुसार आगे बढ़े। आज सिर्फ आज की बात नहीं हो रही, 19 की बात मत करिए, आज जिसकी चर्चा हम लोग बैठकर कर रहे हैं, आप गुजरात में जाके देखिए, हिंदुस्तान का सबसे सुखी, अगर मुसलमान भी कहीं है, अगर प्रगति भी कर रहा है, विकास भी कर रहा है, और उस विकास का संवाहक भी कोई है, तो वो आबादी है। गाजी साहब तो कह रहे हैं कि मोदी दुश्मन है मुसलमान के, कभी हो ही नहीं सकते। एक चीज मुझे कहिए, गाजी साहब की बात, जरा एक मिनट, जरा गाजी, एक मिनट रुक जाइए ना, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मैंने आपको सुना भी नहीं, तो भी आप बोल लीजिएगा, फिर जवाब मैं दूंगा। मैं कह रहा हूं, ये गाजी जैसे कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, अच्छा, जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप जैसे लोग फैलाते रहे ये सब, देखिए इस बात पर ताली बज गई गाजी साहब। और यही मैंने कहा था ना कि इसी ने बदला है ग्रामर को, पॉलिटिक्स के ग्रामर को युवाओं ने। ये जो नई पीढ़ी, अजय जी, ये जो नई पीढ़ी है, अब गाजी जैसे लोगों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक वो लोग थे जो जात पंथ और मजहब के नाम पर लोगों को बांट रहे थे। हमने कभी ये ना कहीं नहीं कहा कि हमको वोट नहीं चाहिए, हमने कहा हमको सबको वोट मिला। आप दिखा भी रहे हैं, हम वहां चुनाव जीते हैं, 14 में, 17 में, 19 में, जहां अल्पसंख्यक ज्यादा थे। गाजी साहब, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ पर, छोटे से ब्रेक के बाद लौटता हूं। दरअसल जो अवधेश जी ने कहा कि चुनाव के विश्लेषण के लिए हम नहीं बचे हैं आज, मैं बताऊं शायद आपको गलत कम्युनिकेट किया गया, चुनाव का विश्लेषण बहुत हो गया, हम उससे संदेश क्या निकल रहा है और देश अब उस संदेश से आगे कैसे बढ़ सकता है, उस पर बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैं ब्रेक से लौटकर सवाल यह करूंगा कि क्या जो कांटे फंसे हुए हैं धर्म के बीच के, उन कांटों को अब निकालने का वक्त आ गया है? उसका इशारा कम से कम हो रहा है, पूरा पैटर्न भले ना बदल गया हो, लेकिन लोग बदलने को तैयार हैं और उन धर्म कांटों को हटा दें तो देश एक मुट्ठी बनकर, एकजुट होकर आगे बढ़ने को तैयार हो रहा है। वो कौन से कांटे हैं और कैसे निकलेंगे, कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बहुत कुछ वाकई बदला है इन चुनावों ने, और 2019 के चुनाव ने तो उस बदलाव को और आगे की तरफ बढ़ाया है, दिखा रहा है वो उस बदलाव को, कई महीनों में वो बदलाव दिख रहा है। तो वो बदलाव कहां से पैदा हो रहा है, और जहां से पैदा हो रहा है वो तबका यहां पर बैठा है मेरे पास, युवाओं का तबका। ये जो इस देश में वोटिंग जो होती रही है, राजनीति ने जो बंटवारा कर रखा था, जो यहां पर बात उठी भी यहां पर, वो राजनीति का बंटवारा क्या है? जो नेता जी लोग कहते हैं मुसलमान के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, जाति के नाम पर, आप लोग तो जानते होंगे कि वोट मांगते हैं। आप लोग में से कितने लोग हैं जो 21 साल 18 साल के हो चुके हैं वोट डालने वाले? सभी के सभी हैं आप लोग। तो क्या ये सही हो रहा था और वो खत्म हो रहा है, अब इस चुनाव में खत्म हुआ है? बताइए सर। जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो सब यही देखते हैं कि हमारा क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और हमारे लिए क्या क्या नई चीजें, नई पॉलिसीज, नई स्कीम्स आ सकती हैं। कोई भी युवा, कोई भी ये नहीं देखता है कि ये जातिवाद के नाम पे वोट करेंगे या धर्म के नाम पर वोट करेंगे। तो जब कोई नेता भाषण देता हुआ मंच से कहता है कि मुस्लिमों आप हमें वोट दो, एक मिनट जरा माइक दीजिएगा, तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है कि ये क्या कह रहे हैं?
सर मुझे ये नहीं लगता है, जो भी वोटर्स हैं, जो न्यू फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने इन चीजों पे वोट्स नहीं दिए हैं। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम्स हैं, लेकिन वो ये चीजें नहीं देखते कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या बोला है, वो ये देखते कि हमारे लिए क्या सही है। क्लैप फॉर हर। गाजी साहब जवाब दीजिए आप। ये मैं कह रहा था कि यही तबका बदलेगा, हिंदुस्तान को बदल रहा है। आप ऐसा है अभी भी नरेंद्र मोदी साहब का प्रोपगंडा कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं। सुनिए मतलब युवा कर रहे हैं, नहीं, वोटर कर रहे हैं प्रोपगंडा, जो बोले वही प्रोपगंडा कर रहे हैं। युवाओं को बता, आप वोटर को प्रोपगंडा बता रहे हैं। बंगाल में आप बदलने को तैयार नहीं। एक मिनट, आप बदलने को तैयार नहीं। आप अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे। मैं बच्चों को देखिए, उनको कहेंगे कि वो बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में इन्होंने सिर्फ जो वोट हुआ है हिंदू मुस्लिम पर ही नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास सब लोग गए और ममता बनर्जी हिंदू हैं, पंडित हैं, और इन्होंने वहां पर जो है जनाब हनुमान जी का और भगवान राम का और सीता सबके बना के उन्होंने रामलीला सड़कों पे निकाली। जय श्री राम के नाम पे इन्होंने जो है कंट्रोवर्सी पैदा की, और इन्होंने जो है जनाब जो है और मुहर्रम में और नवरात्र में ममता बनर्जी क्या करती रही है, ये भी देश देख रहा था और बंगाल भी देख रहा था। दिनेश जी बताएंगे ज्यादा। और वहां बंगाल को कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। जरा एक मिनट रुक जाइए। और अमित शाह ने, सुनिए मुझे जवाब देने दीजिए। और अमित शाह ने वहां पे कहा बंगाल में कि यहां पर जो है हिंदू रहेंगे, बुद्ध रहेंगे, सिख रहेंगे, और उसके बाद जो बाहर से लोग आए, क्यों नेपाली की बात क्यों नहीं करते हो कि नेपाली भी बाहर जाएंगे एनआरसी में? कहा कि वो रहेंगे? अमित शाह ने देखो, जितने अमित शाह ने जितने सब बंगाल और वहां पे जाके कहते हैं एनआरसी करवाएंगे। गलत और बुद्ध बंगाल में क्या होगी भाई, आप गलत बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, बंगाल में एनआरसी होगी। धारा को न पहचानने आपकी अपनी राय, मेरी अपनी राय। आप नेशनल चैनल पर खड़े आप गौर से की तारीफ कर रहे हैं। आपने गौर की तारीफ एक एक करके ऐसे में नहीं समझ में आएगी। सुनिए सुनिए आपने शहीद करकरे को आपने अपमान गाजी साहब दिनेश जी एक एक करके। पूरे देश में होनी चाहिए। आपने बालाकोट पे इलेक्शन जीता, आपने वोट से इनार है, आपने 2019 में जनता ने पराजित कर दिया। आपने गांधी जी को गद्दार बताया, शहीद करकरे की आपने बेइज्जती की। अजय जी, 7 मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश में, जो 7 मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं देश में, उन्होंने यह चुनाव लड़ा। मुस्लिम समुदाय ने भी इन पॉलिटिकल पार्टीज का और मुस्लिम खारिज कर दिया है, ठेकेदारों को रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ विकास चाहिए, यहाँ राष्ट्रवाद चाहिए। क्या विकास हुआ है? क्या नहीं विकास हुआ है? क्या नहीं विकास हुआ है? आंकड़े आ गए 10 करोड़ घरों में टॉयलेट बना है, कम हो गया। 7 करोड़ घरों में सुनिए 1.5 करोड़ लोगों के घर बने हैं। 40 करोड़ लोग जो है 33 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुले हैं। मुझे लगता है नहीं दिखा। एक मिनट, आपको विकास नहीं दिखा। गलत ये टेलीविजन चैनल का ये टेलीविजन चैनल पर इस ढंग से सरेआम झूठ बोलना, आंकड़े भी देना, सरेआम जो है बिल्कुल वो बातें करना जो हुआ ही नहीं है। ये तो एक राष्ट्रीय अपराध है। पता नहीं कैसे इनको डेवलपमेंट हुआ। आप टेलीविजन नहीं है आप। एक एक करके बोले हम लोग। एक अच्छा ठीक है संजीव जी, बड़ी अर्थव्यवस्था बन आज गई। जीडीपी खत्म हो गई। क्या जीडीपी खत्म हो गई? कहाँ जीडीपी खत्म हो गई? आपकी नौकरी लार्जेस्ट, आप आंकड़े नहीं देख रहे। तेजी से भारत के अच्छा, राज करने वाले अच्छा गाजी देश साहब आपके सुनिए समय एक बार बात कर रहे हैं। संजीव जी, आप कितने संजीव बटे जी, हुए हैं? संजीव जी, आप में कितना संजीव जी, बड़ा और दोस्त ठीक है, है, से वो खुद पता चल रहा है, वो खुद देने पता के चल रहा है, बता आपको बताने की जरूरत नहीं की है। मंडी नहीं है, ठीक मुसलमान है, हिंदू नहीं है। ये समझ ओके। लीजिए। तो गाजी साहब, मुस्लिम मैं वोट गाजी की साहब मंडी नहीं है, एक मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया है। बीजेपी को वोट देना क्या ओके देशभक्ति है? क्या इस्लाम का हिस्सा है? एक सवाल मेरा, एक सवाल। अब संजीव नहीं, अब आप लोग चुप हो जाइए। मुझे विषय बदलना पड़ेगा, फंस गए हैं आप लोग डेडलॉक में। नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। नया सवेरा, शादी सुकून, प्रगति पंचायत, हुनर हाट, ठीक है, 5 करोड़ मुस्लिम बच्चों को वजीफा, ये सब ईद का तोहफा है मोदी भाईजान का। आप फतवा जारी करेंगे क्या कि मत लो, ये दुश्मन का है, ये ठग रहा है, ये प्रोपेगेंडा है, आप फतवा जारी कर देंगे? कितनों को मिला? क्या बात कर रहे हैं आप? आप समझने को तैयार नहीं है, बदलने को तैयार नहीं आप ऐसा है ऐलान कर युवा कह रही है कि हमको हमारे लिए काम करो, वो काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये धोखा है।
ऐसा कितने टॉयलेट ऐसे बने हैं जिनमें टॉयलेट की सुविधाएं, आप आंकड़े जो है ईमानदारी से निकाल लीजिए। अरे भैया, जिसमें पानी ये भी हो, आंकड़े हैं, ये एक अनाउंसमेंट है। 1% भी नहीं बने। 1.5 करोड़ मकान बने हैं, नहीं बने। आप बता दीजिए 7 करोड़ से ज्यादा गैस के आप चूल्हे लिस्ट बटे दे हैं। दीजिए। और यह वोट बताता है, यह वोट बताता है, आप यह सिलेंडर 22 इतना करोड़ महंगा कर वोट दिया। बताता है सिलेंडर भारतीय इतना जनता महंगा हो गया, पार्टी कोई को खरीद ये नहीं सारी सकता। सुविधाएं मिली हैं। मुद्दे से हम लोग अजय जी जी। देखिए, आपका एक मूल सवाल था जो पीछे छूट नहीं, रहा है। आप बीजेपी की तारीफ जरा करने गाजी जी आए जरा हैं। रुक जाइए। नहीं नहीं, मैं उस मानसिकता आप शिकायत उस कीजिए, मानसिकता जनता से लड़ना तारीफ चाहता हूं करेंगे। आप शिकायत जो बदल कीजिए, रहा है, जो जनता बदल रहा है, तारीफ उसको करेगी। स्वीकार कर रहा है। वो तारीफ करेंगे। देश बदल रहा है। और सब के लिए सब कोई बच्चन जवाब है, नहीं है। हिप्नोटाइज किया जा रहा है लोगों को। कोई हिप्नोटाइज हिंदू या मुसलमान नहीं है अब इस देश में, सभी देशवासी हैं। ऐसा था, देशवासी तो जी, है। सबसे पहले देशवासी ये हैं। नया भारत है। शमून साहब, ये अच्छा न्यू इंडिया है गाजी साहब, अजय जी, ये एस्पिरेशनल इंडिया भैया, है। न्यू इंडिया का इसमें क्या आपको मतलब? देखना मोदी को पड़ेगा सपोर्ट कि करो। युवाओं का एस्पिरेशन न्यू क्या है। इंडिया का क्या मतलब? उनका मोदी- एस्पिरेशन विकास है। अच्छा, मोदी है उनका न्यू इंडिया। नौकरी दिनेश है, जी, उनका दिनेश बैंक जी, के खाते हैं। संजीव जी, अजय जी, संजीव जी, आपका कोई दिनेश बैंक जी का कैसे खाता आप नहीं खुला है। समझाएंगे? आप एक खाता नहीं अच्छा, खुला है। एक एक करके सभी लोग बोलेंगे। रणनीति के तहत अवधेश जी, इनको मुसलमानों का नेता नाम बनाइए, एक ओवैसी को रहने दीजिए। आपका गाजी साहब दूसरा ओवैसी क्या- बनना क्या चाहते नेता हैं। बना? मुझे नेता रणनीति नहीं के बनना। तहत आप जो, मुझे मालूम है आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके पीछे क्या उसके मोदी मोदी पीछे जो चिल्लाए? आपका जो कुटिल मानस है मुसलमानों का नेता कहलाने का, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, हम मोदी जी- और मोदी मेरा जी यही चिल्लाए कहना तो है लोग कि ये क्या- इनके ट्रैप में मत कौन फंसना। गाजी जी, अभी आप ये जैसे जो ओवैसी कॉपी है। अभी गाजी जी आप जैसे लोगों को फिर गाजी जी आप कह रहे हैं, अरे भाई इनको आप क्यों बना रहे हैं? आप मुसलमानों का जैसे नेता लोग याद हैं, लगा देंगे अभी उसके तो लिए। कांग्रेस तो हम भी को हम भी नारे लगा आप दें। इनके ट्रैप में अभी आप नहीं, आपकी नहीं, जरूरत आपको है। नहीं चाहिए, आपको आपको- जरूरत है। आपको अरे opposition अवधेश नहीं जी, चाहिए। अवधेश जी, अच्छे लोगों को दिखाने के लिए कुछ आपको बुरे जैसे opposition लोगों को नहीं जरूरत चाहिए। होगी। शमून साहब को है, शमून साहब भी हमारे पास है। मुफ्ती शमून भी है। एक मिनट, मुफ्ती शमून उजाले को कासमी। दिखाने के लिए इनकी तरफ इंगित करना होगा ना। दिनेश जी, उजाले एक कैसे देंगे? इनकी जरूरत है। ओके दिनेश जी, शमून साहब, दिनेश भाई, मैं तो ए एक बात भाई, ही कहता हूं। एक और हमारे पास इस्लामिक मैं स्कॉलर है। मैं आपसे एक बात मैं कह रहा हूं हाँ। कि आप ये देखिए कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से लेना नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लोगों ने इस बार के इलेक्शन में, ईमानदारी के साथ में बात कर रहा हूं आपसे, कि जिस वक्त प्रधानमंत्री ने ये स्कॉलरशिप का वजीफा का ऐलान किया, उसका बहुत पॉजिटिव मैसेज मुस्लिम समाज में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में गया और हिंदुस्तानियों में गया। और एक फिर आप तरफ मेरी बात, आप मेरी उन्हें से आप उनकी तरफ मेरे अजय भाई, आप भी मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरी बात प्लीज मेरी पूरी बात कहने दिए कि इससे क्या होगा कि कम से कम जो आज देश एकता की तरफ चला है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, ये हमारा मेन मुद्दा है। हम बहनों भाइयों का, हमारा परिवार, हमारा देश कैसे आगे जाए। अगर आज देश के अंदर एक शख्स आकर के ऐलान करता है कि मैं 130 करोड़ की बात करता हूं, और उन्होंने 5 साल के अंदर, कोई आदमी आकर के नहीं कह सकता है इन 5 सालों के अंदर कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ। लिंचिंग नहीं हुई है, अभी भी लिंचिंग हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे, नहीं खुद ही कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे लोगों ने टाइम्स मैगजीन को, मैं अजय भाई और वो लवलीन के बेटे हैं, लवलीन जो मोदी भक्ति उनके बेटे हैं, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। अवधेश जी, मैं बात करोगे आप ये देखिए, पुलिस को हटा दें, पुलिस को हटा दें। टाइम्स मैगजीन में क्या लिखा है? और लवलीन के बेटे हो रहे हैं, तो पुलिस को पुलिस आज भी हो रही है। टाइम्स मैगजीन ने उसके बाद क्या लिखा है कि यूनिफाइड द ग्रेट। आप एक चीज को कह के दूसरी चीज को छिपाते हैं। लेकिन मेरा अजय जी ऐसा है नहीं, आपको मैं इतना कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान एक होना चाहते हैं, आप मत उसमें रोड़ा बनिए। आप जैसे लोग, देश मिलेगा ना कि सियासतदान जो बंटवारा चाहते हैं, देश एक है। आ जाइए। देखिए, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सबके कारोबार मिलकर हैं, सब प्यार से रह रहे हैं। अगर ये जितने भी दंगे फसाद की जड़ हैं, अब वो लोग हैं जो गॉडसे को अपना लीडर मानते हैं। क्या बात करते हैं आप? गॉडसे को लीडर आप मानते होंगे? गॉडसे तो आप कहां ले जा रहे हैं? आप मानते हैं? आप क्या चाह रहे हैं? आपका ये पता चल रहा है। आप गॉडसे को लीडर, आप गॉडसे को लीडर मानते हैं क्या? आप मोदी जी को आप गॉडसे को लीडर मानते हैं? निकालिए। हमने तो महात्मा आप गांधी प्रियंका को ठाकुर को निकालिए, आप प्रियंका ठाकुर को निकालिए। क्या करें? का इलाज ये है, हाँ। वो जो इसका क्या नाम है, जो जीत के आया है सन्नी देओल, उसकी एक फिल्म है,
भारत पाकिस्तान पर, कौन सी फिल्म है आपको याद है? गदर। गदर। हाँ। तो उसमें एक पात्र है, हाँ। जब कोई बात करता है तो गांधी बाबा जिंदाबाद, आपको याद आ रहा है ना? भारत आजाद होगा, उसका दिमाग वहीं रह गया हुआ है, देश आजाद हो गया, बट गया, उसको याद ही नहीं है। तो इनकी जो गांधी साहब वही पात्र है, उसी पात्र है, इसलिए उसी बात पर रहेंगे। इनको अपना जवाब दीजिए हर बात पर। देखिए देश में 2014 से एक पैराडाइम शिफ्ट, देश में 2014 से एक पैराडाइम शिफ्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रतिमानात्मक परिवर्तन की एक शुरुआत हुई थी। वो शुरुआत जातीय सीमाओं, क्षेत्रीय सीमाओं, सांप्रदायिक सीमाओं, भाषाई सीमाओं को तोड़ते हुए जिस भारतीय राष्ट्रीयता की एक कल्पना थी उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। 2019 में वो राष्ट्रवाद थोड़ा सशक्त हुआ है। बाकी गाजी साहब जैसे लोग, वो होता है कि थोथा चना आखिरी तड़प है, बाजे घना, और जब कोई उस बात को मानता नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो ये कुछ बोलते रहेंगे। लेकिन आपका बोलते रहना इसलिए जरूरी है, ये एक मानसिकता की बात है, ये एक मानसिकता की बात है, ये एक आर्गुमेंट है। ये आप जो बदलाव को नहीं पकड़ रहे हैं, उसकी बात हो रही है। आप भी नहीं, तो टोटल पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। आपसे नहीं डरने वाले, हमने तो आपको डरने के लिए कहा भी नहीं है। आजादी के, अरे कांग्रेस ने कुर्बानी दी, बात करेंगे तो किसी दिन इसका क्या है आजादी में आप क्लास लेना चाहे हमसे, लेकिन आजादी एक चीज, सवाल ऑडियंस का क्वेश्चन। यस प्लीज, एक मिनट रुक जाओ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, लिखी गई है आरएसएस वोट पर क्वेश्चन उठा रहे हैं इन्होंने बार बार। संजीव ये एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि मोदी को वोट कम मिला। देखिए इस देश में 1952 से लेकर के और लगातार 40% से नीचे पर ही कम सरकार बनी है, चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, चाहे इंदिरा जी को सरकार हो। पहली बार 48.1% वोट केवल राजीव गांधी को मिला था। इसलिए अगर ये सरकार 42-43% पर बन रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में जीती है सब में 50% के आसपास या ज्यादा उसको वोट है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा पब्लिक का उसको सपोर्ट नहीं है। ये तथ्यता भी गलत ये है। भी एक ऐतिहासिक है। सारे जो वोट हैं वो कोई सांप्रदायिक और उसके आधार पर नहीं है, वो देश के विकास के नाम पर, देश की एकता के नाम पर, सैन्य पराक्रम के नाम पर और दुनिया को मुंहतोड़ जवाब देने के नाम पर और विकास के नाम पर वो वोट मिला है। इसलिए ये कहना बिल्कुल ये गलत। क्वेश्चन सर, मैं एक युवा हूं और आप जो बार बार बोल रहे हैं कि हिप्नोटाइज किया गया, हिप्नोटाइज, हमें कोई हिप्नोटाइज नहीं किया गया है। और इस बार की युवा ने दिखा दिया कि उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए। इस बार के इलेक्शन में वो क्लियर है, हमें बस विकास चाहिए। क्लैप, इस आवाज को समझिए। आपकी बात, एक मिनट, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए आंध्र प्रदेश में भी तो युवा रहते हैं और वहाँ पे जो है 0 अनएम्प्लॉयमेंट है, तेलंगाना में एटलीस्ट, आंध्रा में नहीं है। बंगाल में भी युवा रहते हैं। देखिए हमारे हिंदू मुस्लिम से जोड़ना नहीं है इलेक्शन को। हमारा जो मुद्दा है ये लोकतंत्र है। यहाँ पे जितनी पॉलिटिकल का पार्टी हैं उनके सबके सुप्रीमो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि हम समाज जुड़ा है, सियासी तौर से नहीं, हम जुड़े हुए हैं अपने बिजनेस से, अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से। वोट जो हुआ है उसकी लेकिन ये जो बात करना कि अगर मोदी जी को वोट नहीं देंगे, नतीजे जो आए हैं उसकी बात कर रहे हैं हो जाएंगे। तो इससे पहले भी जैसे अवधेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, एक मिनट पूरी करने, अवधेश जी ने बात कही कि देखिए लोकतंत्र में एक तो आप पूरा अधिकार है बीजेपी को कि बीजेपी जीती है। मैं तो कह रहा हूं कि हम उसको मानते हैं, लेकिन ये कहना कि मोदी जी को जो है उनकी मुखालफत नहीं की जाएगी, तो मैं कोई नहीं कह रहा है। मुझे कहना नहीं चाहिए बात, आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं। देखिए एक रूरल नक्सल है ना, अर्बन नक्सल इसी को कहते हैं। किसको? जो तरह तरह के भेष में खड़े होकर, सुनिए जरा, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, सुनिए, जो खड़े होकर कभी इस तरह के बुद्धिजीवी बनकर आते हैं और समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। अरे आप मानो या ना मानो, किसने कहा कि आप मानो? और आप जो है ना, आप जो है अब देश इससे बहुत आगे बढ़ना चाहिए। अरे मैं मोदी जी का वोट नहीं दूंगा। लोकतंत्र में बहस होनी चाहिए। चक्कर में नहीं, नक्सल कैसे हूं? सुन लीजिए, नक्सल किसे कहते हैं? नक्सल किसे कहते हैं? बता रहा हूं, आप परिभाषा बताइए। नक्सल की मानसिकता मोड़ने का नाम नहीं है। आपने चश्मा लगा लिया, आपने मोदी विरोध का चश्मा लगा लिया। नक्सल का मतलब ये नहीं है। आपको नक्सल का मतलब बताइए। ये स्ट्रगल जो है जिस पर हम इतनी देर से
जिसको रोक नहीं पा रहा हूं मैं, वो स्ट्रगल तो अभी भी बरकरार है। ये ट्रेंड में बदलाव है, युवा बदल रहे हैं, देश का सोच बदल रहा है, लेकिन स्ट्रगल अभी भी है। हाँ, वो कंटेस्टेशन संघर्ष अभी भी है। रहेगा। वो संघर्ष, जिस संघर्ष की आप बात कर रहे हैं, चूंकि जब पिछली सोच के बाद एक नवोदारवादी सोच, नया पीढ़ी, नया मतदाता आ गया और उसने महसूस किया कि जाति के नाम पर धर्मनिरपेक्षता का दुकान चला के हमें हमारे इश्यूज को इन्होंने एड्रेस नहीं किया। हाँ, कहीं पर डायनास्टिक रूल आ गया, परिवार उनके कई संसद में आ गए, कहीं विधानसभा में थे, पंचायत, इसलिए तो वो बदल गए, उन्होंने समझ लिया कि हकीकत क्या है। एक देखिए सर, इसमें मूल बात थे, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति के उम्र जो प्राइम एज होता है वो 30 वर्ष का होता है, 20 से 50। ठीक बात। और उस दौरान में अगर वो किसी एक विचारधारा को वोट करता रह गया, उसने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो पूरा जीवन उसके लिए उन्हें वोट करेगा। ये नवोदारवादी जो भारत है, नया भारत जिसको हम कहते हैं, वो नई पीढ़ी बिल्कुल एस्पिरेशनल है। हम ये कहते हैं कि उसका उम्मीद है, हित है, फिर नेता, फिर नीति, बिल्कुल बाद में है। हाँ। अपना उम्मीद है, हाँ। उसके एक्सपेक्टेशंस है, हाँ। और उसके बाद इंटरेस्ट है, हित, फिर नेता, फिर नीति। नहीं, इसमें इसलिए सर बोलने दीजिए सर, मैंने नहीं हस्तक्षेप किया, आपने जो कहा। अच्छा, संक्षेप में बात पूरी ध्यान से सुना, समय कम होता जा रहा है। तो ये ट्रेंड जो है, इस ट्रेंड को अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अखिल भारतीय पार्टी रही हो या राज्यवार जो पार्टियां रही हैं, रीजनल स्टेट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, अगर जब तक वो डिनायल मोड में रहेंगे, तब तक वो लोकतंत्र के अखिल भारतीय राजनीति से सब्सिडियराइज हो जाएंगे और खारिज होते जा रहे हैं। और ये उनको ये स्वीकार करना होगा कि नई पीढ़ी, सर एक मिनट सर, नई पीढ़ी मुस्लिम, मूल बात कह दी एक अजय जी, एक सब कह देता हूं कि नई पीढ़ी मुस्लिम समुदाय से भी वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में वोट करना शुरू कर दी है। इसलिए इसका बिल्कुल रिसर्च है। इस शुरुआत को नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, आंध्रा में इसको स्वीकार कर ले। शमून साहब, शमून साहब, तो आप मुस्लिम समाज का वो नजरिया कौन सा है आपको वो जिसकी वजह से ये बदलाव है? नहीं, देखिए एक बात बताएं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि पहले 25,000 दंगे इस मुल्क के अंदर हुए, 10 लाख मुसलमान उन दंगों में कत्ल किए गए, लेकर के दिल्ली से, और कोई स्टेट बचा हुआ नहीं है। उस वक्त उन सेकुलर लोगों की, जो मुसलमानों के रक्षक कहते थे, उनकी सरकारें थी। आज तभी तो वो आज 5 साल के अंदर, मैं वो जरा सा पूरे कर लूं थोड़ा सा, प्लीज मैं ये कहूंगा कि एक मैसेज तो जाना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जहर घोला जा रहा है। अपने अपने मफादात हैं, अपने स्वार्थ हैं। एक शख्स आता है और वो 130 करोड़ की बात करता है, और आने के बाद 5 साल के अंदर वो सबका साथ, सबके विकास की बात करता है। मैं ये बात कह सकता हूं कि कोई भी मुल्क के अंदर इन छोटे मोटे जो ये वाकयात हुए नहीं होने चाहिए थे, और उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तो हमें विश्वास करना चाहिए। और मुसलमानों ने इन धारणाओं को तोड़ा है। कैसे तोड़ा है कि मैं खुद स्वयं उन जगहों पर गया हूं। मैं लखनऊ में था, तो वहां से मेरे दोस्तों ने मैसेज भेजा कि मस्जिद के अंदर जिन लोग ये कहते थे कि वहां उनसे नाम लेना मुश्किल होता था, अपील करना मुश्किल होता था, वो मस्जिद में मिठाई खिला रहे हैं। तो और इससे बड़े बदलाव की क्या, इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? जो इस वक्त नौजवान हैं, युवा हैं, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट में राष्ट्रपति का नॉमिनी हूं। मैं वहां, एक मिनट जरा सा, एक मिनट, जो मैं कहना चाह रहा हूं, थोड़ा सा बात मेरी, मैं वहां युवाओं से मिलता हूं। अभी मैं यूनियन के इफ्तार में मैं गया, तो वो स्टूडेंट्स, वो खुद इस बात को देख रहे हैं कि इस बदलाव को अपनी आंखों से देख रहे हैं, और ये भाईचारा जो हमारा बढ़ रहा है। और मैंने 2014 में स्वयं इस बात को कहा था कि भाई हम ये चाहते हैं कि बीजेपी और मुसलमानों की दूरी कम हो, और वो कम हो रही है। और आज मैं बता दूं कि मुस्लिम नेतृत्व जो है, जो लीडरशिप है, वो परेशान है कि उनके कहने से कोई वोट नहीं कर रहा है। और ये सच्चाई है कि जिन लोगों को मकान मिला, जिन्हें सिलेंडर मिले, गैस के कनेक्शन मिले, उन्होंने स्वयं किसी की बात नहीं मानी। किसी चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। बच्ची ने कहा कि हमारे मुस्लिम, समय नहीं है मेरे पास, 1 मिनट में खत्म करना है मुझे प्रोग्राम को। अब गलत बात, थोड़ा सुनिए आप। मैं ये बात कहना चाहूंगा, उस बच्ची को मुबारकबाद देता हूं। उन्हें आज हिंदू और मुसलमान, मेरा बेटा बैठा है, उनके दोस्त बैठ के हमारे साथ खाना खाते हैं, जो हम खाते हैं वही खाते हैं। ये एकता और भाईचारा बढ़ रहा है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं देश के अंदर जो अलगाव पैदा करना चाहते हैं कि 1 मिनट में खत्म करना है मुझे प्रोग्राम को। अब गलत बात, थोड़ा सुनिए आप।
मैं उस बच्ची को मुबारकबाद देता हूं। उन्हें आज हिंदू बेटा बैठा है, उनके दोस्त बैठ के हमारे साथ खाना खा और मुसलमान मेरा खाते हैं। ये एकता और भाईचारा बढ़ रहा है। बिल्कुल जो हम खाते हैं वही देश के अंदर जो अलगाव पैदा, उन लोगों को कहना चाहता हूं, क्या करना चाहते हैं कि 1 मिनट में खत्म करना है मुझे प्रोग्राम को। अब गलत बात मैं उस बच्ची को मुबारकबाद देता हूं। थोड़ा सुनिए आप। देता हूं। उन्हें आज हिंदू बैठ के हमारे साथ खाना खा बेटा बैठा है, उनके दो मुसलमान मेरा खाते हैं। ये एकता और भाईचारा बढ़ रहा है। बिल्कुल जो हम खाते हैं वही देश के अंदर जो अलगाव पैदा, उन लोगों को कहना चाहता हूं। 1 मिनट में खत्म करना है मुझे। क्या करना चाहते हैं कि अब गलत बात मैं उस बच्ची को मुबारकबाद देता हूं। थोड़ा सुनिए आप। देता हूं। उन्हें आज हिंदू बैठ के हमारे साथ खाना खा और मुसलमान मेरा खाते हैं। ये एकता और भाईचारा बढ़ रहा है। बिल्कुल जो हम खाते हैं वही देश के अंदर जो अलगाव पैदा, उन लोगों को कहना चाहता हूं। 1 मिनट में खत्म करना है मुझे। क्या करना चाहते हैं कि अब गलत बात मैं उस बच्ची को मुबारकबाद देता हूं। थोड़ा सुनिए आप। देता हूं। उन्हें आज हिंदू बेटा बैठा है, उनके दोस्त बैठ के हमारे साथ खाना खा और मुसलमान मेरा खाते हैं। ये एकता और भाईचारा बढ़ रहा है। बिल्कुल जो हम खाते हैं वही देश के अंदर जो अलगाव पैदा, उन लोगों को कहना चाहता हूं। 1 मिनट में खत्म करना है मुझे। क्या करना चाहते हैं कि अब गलत बात मैं उस बच्ची को मुबारकबाद देता हूं। थोड़ा सुनिए आप। देता हूं। उन्हें आज हिंदू बेटा बैठा है, उनके दोस्त बैठ के हमारे साथ खाना खाते हैं। ये एकता और भाईचारा बढ़ रहा है। बिल्कुल जो हम खाते हैं वही देश के अंदर जो अलगाव पैदा, उन लोगों को कहना चाहता हूं। 1 मिनट में खत्म करना है मुझे। क्या करना चाहते हैं कि आपकी दुकान दिनेश जी, टाइम अप, समय खत्म, समाप्त। इसका पॉजिटिव नोट यह है कि गांधी जी अंग्रेजों को कहते थे कि भैया हमारे जैसे भाइयों में कभी कभी झगड़ा होता है, वैसे हिंदू मुसलमान है, कभी कभी हमारी लड़ाई होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप निर्णय करिए, आप यहां से हाथ जोड़ता हूं जाइए। गाजी साहब की हालत यह है कि ऐसा कोई वकील दिला दे इस जहान से जो हारी हुई बातें जिता दे मुझे, ऐसा तो वकील मिलने वाला है नहीं इस देश में। ऐसे लोग देश अब आगे निकल चुका है, में खत्म हो चुके हैं। देश जो है अब उन दौर से आगे बढ़ चुका है जहां की लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, गाजी साहब, मायावती ऐसे लोग खींच करके और ओवैसी जैसे लोग रहते थे, ये लोग अब पीछे छूट गए हैं। ये अपनी पीड़ा में बोलते रहेंगे, देश आगे बढ़ेगा, आगे और कंसोलिडेट होगा। ये पॉजिटिव नोट है। और मुसलमानों में भी ऐसे नेता पैदा हो रहे हैं जो भाई समय समाप्त, समय समाप्त। सुन लीजिए गाजी साहब, ओके संजीव समय चले थे हम दोनों, हम तो बर्बाद हो गए, तुम कहां तक पहुंचे सनम? ये आजकल ये हो रहा है। लेकिन ना आप बर्बाद होंगे ना हम बर्बाद होंगे, ये देश आबाद रहेगा, ये देश आगे बढ़ेगा और हम सब आबाद होंगे। ये अब देश की जनता कह रही है, मान रही है और इसी पर चल रही है। धन्यवाद आप सभी का। अब छोड़ दीजिए सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां जारी है।